Hello everyone, welcome back to GK Today. This is नुज़हत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 19 सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें स्क्रीन पे लिखी हुई हैं जिनके बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे जन सुनवाई पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ये किस मिनिस्ट्री का पोर्टल है। फिर बात करेंगे ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की, इसमें कौन सा एक नया मेंबर जुड़ चुका है। फिर इरूला ट्राइब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की जो कैपिटल है उसका नाम पलट के क्या रखा जा रहा है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर जोरावर टैंक्स देखेंगे किसने डेवलप किए हैं, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। फिर इसके बाद कुमार नल्लूर देवी टेम्पल की लोकेशन देखेंगे और फिर लास्ट में चमरान-1 सैटेलाइट देखेंगे किस कंट्री ने डेवलप किया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। The very first question is, which ministry recently launched the Jan Sunwai portal to improve the communication between stakeholders and authorities? हाल ही में किस मंत्रालय ने हित धारकों और अधिकारियों के बीच संचार में सुधार के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? The correct answer is C option, Ministry of Commerce and Industry. ठीक है, Ministry of Commerce and Industry ने लॉन्च कर दिया है जन सुनवाई पोर्टल, जो कि एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और इस पोर्टल का पर्पस क्या होगा, जो भी कम्युनिकेशन है बिटवीन द स्टेक होल्डर्स एंड अथॉरिटीज उसको इम्प्रूव किया जाए। यहाँ पे डायरेक्ट और ट्रांसपेरेंट एक तरह से चैनल दिया जा रहा है फॉर एड्रेसिंग द ट्रेड एंड इंडस्ट्री इश्यूज। ठीक है, तो ये लोगों को अलाउ करेगा कि लोग यहाँ पे जाके ऑनलाइन तरीके से अपनी ग्रीवेंसेज या अपनी परेशानियों को फाइल कर सकते हैं। और इसको ऑनलाइन रखा गया है ताकि लोगों को ऑफिस जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये पोर्टल एक्चुअली में हेल्प करेगा टू बूस्ट द कॉमर्स एंड बिजनेस सेक्टर्स बाय सिंप्लीफाइंग द इशू रेजोल्यूशन। और ये एक्सेसिबल है टू सेवरल डिपार्टमेंट्स लाइक द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, दैट इज DGFT, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड, इसके अलावा रबर बोर्ड एंड अपेडा। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि ये कुछ डिपार्टमेंट के लिए एक्सेसिबल बनाया गया है। तो आपको याद रखना है कि जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। पर्पस क्या है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना बिटवीन द स्टेक होल्डर्स एंड अथॉरिटीज। ओके, आइए कुछ क्वेश्चंस या स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1946 में। इनके कुछ करंट प्रोग्राम्स की बात करें जो बहुत फेमस हैं, तो क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, स्टार्टअप इंडिया एंड ईबिस पोर्टल। ये सारे पोर्टल्स इनके बहुत फेमस हैं। ठीक है, फिर कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हाल ही में कंसर्न्स रेज की हैं अबाउट द ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स? ट्रेड से रिलेटेड कोई भी चीजें अगर ग्लोबल लेवल पे होती हैं तो इट इज डेल्ट विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फिर प्राइमरी फंक्शन क्या होता है DGFT का, मीन्स डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो प्राइमरी पर्पज इनका है फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट एंड प्रमोट करना। ठीक है, ये बेसिकली पॉलिसीज को फ्रेम करता है इंडिया के फॉरेन ट्रेड के लिए और इससे ऑथराइज होते हैं इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट लाइसेंसेज। ओके, कौन सा एक डॉक्यूमेंट है जो कि इसेंशियल है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए अंडर DGFT रेगुलेशन? दिस इज द IEC, मीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ओके, एंड हु अपॉइंट्स द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं। फिर अपेडा की हमने यहाँ पे बात की थी, तो अपेडा को कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 1985 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और अपेडा को फुल फॉर्म क्या होता है? द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, इसको क्रिएट किया गया था 1985 में। पर्पस क्या था? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। याद रखिएगा अपेडा वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, दो क्वेश्चन और यहाँ पूछा जा सकता है, कौन सा प्रोडक्ट है जिसको अपेडा रेगुलेट करता है अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चरल गुड्स? दीज आर द प्रोसेस्ड फूड। और हेडक्वार्टर्स अपेडा का कहाँ पे लाई करता है? नई दिल्ली, इंडिया के अंदर। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली विच कंट्री बिकेम अ न्यू मेंबर ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक? हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, अल्जीरिया। अल्जीरिया हाल ही में बन गई है नई मेंबर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की। इसी के साथ इन्होंने मेंबरशिप स्टेटस गेन कर लिया इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024। ठीक है, अल्जीरिया के पहले कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश, UAE, यूरुग्वे एंड इजिप्ट, इन सभी कंट्रीज ने ज्वाइन किया था NDB को।
और यहाँ पे अगर हम बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसको कि स्टैब्लिश किया था ब्रिक्स नेशंस ने, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ने। ठीक है, तो अल्जीरिया नई मेंबर बन चुकी है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए। ठीक है, आइए कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले अल्जीरिया की करेंसी कौन सी होती है, कौन सी करेंसी यहाँ पे यूज होती है? इट इज द अल्जीरियन दिनार। कौन सी हाईएस्ट पीक है अल्जीरिया में? इट इज द माउंट तहत। ओके, ये हाईएस्ट पीक मानी जाती है अल्जीरिया में क्योंकि इसकी जो हाइट है वो लगभग 2908 मीटर्स है। फाइन। फिर कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ पे? दिस इज द तिपासा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ का और ये डेट बैक करता है टू द फोनिशियन टाइम्स और इसमें आपको रोमन, अर्ली क्रिश्चियन और बाइजेंटाइन के रूइंस मिल जाएंगे। इसी के साथ ये एक बेसिकली साइट है जहाँ पे आपको मिक्सचर मिलता है इंडिजिनस और फॉरेन कल्चर्स का। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 1982 में। ठीक है, ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स के बारे में ऑलरेडी हम कल काफी सारे फैक्ट्स देख चुके थे, लेकिन फिर भी पहले इसको इनिशिएट किया था 4 मेंबर कंट्रीज ने, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना ने। साउथ अफ्रीका ने बाद में इसको 2010 में ज्वाइन किया। और कल मैंने आपको बताया था कि इस साल 2024 में कौन सी 5 नई मेंबर कंट्रीज हैं जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया। आपको उनके जवाब कॉमेंट्स में लिखने होंगे। अगर आपने कल का सेशन ध्यान से देखा होगा तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। फिर कौन सी ब्रिक्स की कंट्री है जिसकी लार्जेस्ट इकोनॉमी है? तो दिस इज द कंट्री चाइना। ओके, यहाँ पे हमने बात करी एनडीबी की, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो इसका हेडक्वार्टर्स अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका हेडक्वार्टर्स है शंघाई में। और कौन से साल में एनडीबी को फॉर्मली स्टैब्लिश किया गया था? 2014 में। ओके, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स की अगर हम बात करें तो कौन सा ओल्डेस्ट मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है वर्ल्ड का? सो दिस इज द वर्ल्ड बैंक। प्राइमरी फोकस क्या है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का? सो दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बैंक काम करती है और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? याद रखिएगा, बीजिंग, चाइना में। ठीक है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये प्रमोट करती है सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को। फाइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इरूला ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज प्राइमरली रिसाइड्स इन विच स्टेट्स? हाल ही में समाचारों में रही इरूला जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में निवास करती है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। एक्चुअली जो इरूला स्नेक कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसको कि रन करते हैं इरूला ट्राइबल्स नियर द चेन्नई, इनका कोई भी सर्टेन फ्यूचर नहीं है, इसी वजह से न्यूज में आ गए। इरूलाज वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं और याद रखिएगा इनको क्लासिफाई किया गया है एज पीवीटीजी। पीवीटीजी के बारे में हम पहले भी काफी बार बात कर चुके हैं, राइट। इट स्टैंड्स फॉर पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप और ज्यादातर ये ले रहते हैं तमिलनाडु स्टेट में, केरला में, कर्नाटका में और ये इरूला लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो ये स्किल्ड है हंटिंग में, हर्बल मेडिसिन में और स्नेक कैचिंग में। ये एक्सपर्ट्स हैं स्नेक रेस्क्यू में और वेनम एक्सट्रैक्शन में भी। ठीक है, तो इनके कोऑपरेटिव सप्लाई करते हैं 80% ऑफ द वेनम को जो कि यूज होता है टू प्रोड्यूस एंटी स्नेक वेनम इन इंडिया। ठीक है, तो इरूला ट्राइब इंडिया के कौन से स्टेट्स में प्राइमरली रहते हैं? तो ये स्टेट्स हैं तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। आइए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले, टू विच लैंग्वेज फैमिली डज इरूला बिलोंग? आंसर है द्रविडियन फैमिली। कौन सी 2 लैंग्वेजेस हैं जो क्लोजली रिलेटेड हैं टू इरूला? दीज आर तमिल एंड कन्नाडा। और ज्यादातर इरूला लैंग्वेज कहाँ पर बोली जाती है? तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। ठीक है, पीवीटीजी के बारे में ऑलरेडी हम बहुत बार बात कर चुके हैं, फिर भी हम देख लेते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट बॉडी है इंडिया के अंदर जो पीवीटीजीज को डेजिग्नेट करती है। सो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी कि किसी भी ट्राइब को पीवीटीजी का स्टेटस कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, एंड क्या एक इंपॉर्टेंट फीचर होना चाहिए पीवीटीजीज का इंडिया के अंदर? हाई वल्नरेबिलिटी टू द चेंजेस एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the proposed new name for the capital of the Andaman and Nicobar Islands, Port Blair? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का प्रस्तावित नया नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, श्री विजयपुरम। ओके, एक्चुअली में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंस किया है कि पोर्ट ब्लेयर को जो नाम है इसका वो पलट के रख दिया जाएगा श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की और इसका जो नाम था पोर्ट ब्लेयर वो रखा गया था आफ्टर द नेवल ऑफिसर आर्कीबाल्ड ब्लेयर। तो ये लोकेटेड है ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अंडमान आइलैंड्स और इसने होस्ट किया था पहला तिरंगा अनफोल्डिंग को बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हिस्टोरिकली देखें तो अंडमान आइलैंड्स को यूज किया था चोला एम्परर राजेंद्र फर्स्ट ने फॉर अ नेवल बेस जहां पे अटैक किया गया था श्री विजय को। श्री विजय प्रेजेंट डे इंडोनेशिया है एक्चुअली में, और चोलास इस आइलैंड को कहते थे मां नक्कावरम। ठीक है, तो
जो चोला इन्वेजन था श्री विजया का, ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट साबित हुआ हिस्ट्री में इन इंडिया साउथ ईस्ट एशिया रिलेशन, ठीक है। तो आपको सिंपली बस याद रखना है कि अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स की जो कैपिटल थी पोर्ट ब्लेयर, इसका प्रपोज्ड नया नाम क्या है, श्री विजयपुरम, ओके। कुछ यहाँ पे स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मिलिट्री आर्म ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी लेड बाय बोस। क्या नाम था इस मिलिट्री आर्म का, इसका नाम था आजाद हिंद फौज, ओके। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक स्पेशल टाइटल क्या मिला था इनके फॉलोअर्स के द्वारा, तो इनका नाम एक्चुअली में सुभाष चंद्र बोस था, लेकिन इनको नेताजी टाइटल इनके फॉलोअर्स ने बाद में दिया था, ठीक है। और अगर हम चोला डायनेस्टी की बात करें, चोला डायनेस्टी आपकी ऑल दो एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, फिर भी क्विकली देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग। कौन फाउंडर है चोला डायनेस्टी के, दिस इज विजयलया चोला, ओके। कौन सा एक आर्किटेक्चरल मार्वल है जो कि एट्रीब्यूटेड है टू द चोलास, दिस इज द बृहदेश्वर टेम्पल, ओके। इट इज लोकेटेड इन थंजावर इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसको बनवाया था राजा राजा चोला फर्स्ट ने, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the total outlay of the scheme of budgetary support for enabling infrastructure for hydroelectric projects? जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सक्षम बुनियादी ढांचे हेतु बजटीय सहायता की योजना का कुल परिव्यय कितना है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन 12,461 करोड़ रुपीज, ठीक है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है बजटरी सपोर्ट स्कीम फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, और इसके लिए अमाउंट कितना तैयार किया गया है, 12,461 करोड़ रुपीज। तो ये जो स्कीम है कब तक रन करेगी, 2024 टू 25 से लेकर के 2031 टू 2032 तक, ठीक है। और इससे होगा क्या, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन्हांस हो जाएंगे फॉर हाइड्रो पावर इन रिमोट एरियाज। साथ ही ये कॉस्ट कवर करेगा ट्रांसमिशन लाइंस का और सबस्टेशंस का, रोपवेज का, रेल स्लाइडिंग्स का और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। तो इस स्कीम के थ्रू प्रोजेक्ट्स को हेल्प मिलेगी to generate 31,350 megawatt of electricity including the private and the pumped storage projects। और फंडिंग वैरी करेगी प्रोजेक्ट साइज के साथ, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग फंडिंग होगी विद इंक्रीज्ड सपोर्ट फॉर लार्जर प्रोजेक्ट ऑब्वियसली, ठीक है। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए फंडिंग भी ज्यादा मिलेगी। तो टोटल आउटले स्कीम ऑफ बजटरी सपोर्ट फॉर इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कितना तैयार किया गया है, 12,461 करोड़ रुपीज। कौन सी कंट्री है जिसके पास लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी है, दिस इज द कंट्री चाइना। प्राइमरी कंपोनेंट कौन सा यूज होता है टू क्रिएट पोटेंशियल एनर्जी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स, तो इसमें वाटर रिजर्वॉयर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम कौन सा है बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, दिस इज द थ्री गॉर्जेस डैम। कहाँ पे लोकेटेड है, ये चाइना कंट्री में है, ठीक है। कौन सी कंट्री है जहां पे दुनिया की सबसे बड़ी या सबसे लंबी ट्रांसमिशन लाइन है, दिस इज द कंट्री ब्राजील, ओके। और ये जो पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हैं इनका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, तो प्राइमरी पर्पस है एनर्जी स्टोरेज, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जोरावर टैंक्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में खबरों में रहा जोरावर टैंक किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन डीआरडीओ। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट फेज ऑफ द फील्ड फायरिंग ट्रायल्स जोरावर टैंक्स के लिए। और ये जो टैंक्स होते हैं ये बेसिकली डिजाइन किए गए हैं ताकि इससे इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटीज बूस्ट हो सके हमारे हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज में, ठीक है। तो इसको डेवलप किया है ज्वाइंटली डीआरडीओ ने अलोंग विथ लार्सन एंड टुब्रो, और इसका नाम रखा गया है आफ्टर जनरल जोरावर सिंह जो कि अपने विक्ट्रीज के लिए जाने जाते थे इन तिब्बत। जोरावर टैंक्स इक्विप्ड होते हैं विद ड्रोन्स और इसमें बैटल मैनेजमेंट सिस्टम्स मौजूद होते हैं फॉर बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस, ठीक है। तो इनको बनवाया जाता है फॉर क्विक डिप्लॉयमेंट एंड मैन्यूवरेबिलिटी हमारे माउंटेनियस रीजन्स में, और साथ ही ये एम्फीबियस होते हैं और ये काफी ज्यादा सुटेबल होते हैं फॉर ऑपरेशंस इन द रिवरिन एरियाज, ठीक है। तो याद रखिएगा जोरावर टैंक्स को किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, तो आंसर इज डीआरडीओ, दैट इज ए ऑप्शन। डीआरडीओ के बारे में कुछ फैक्ट्स देखें तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म सबको पता होगा क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी कंट्री की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसको कि डीआरडीओ डेवलप करता है, तो ऑब्वियसली इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंडिया की ही बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप करेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की, तो कौन सा एक प्रोमिनेंट हाई एल्टीट्यूड कन्फ्लिक्ट है जिसमें कि इंडिया इन्वॉल्व थी इन द 1990s, दिस इज द कारगिल वॉर। ऑब्वियसली ये किसके किसके बीच में हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी 1999 में, ठीक है। इसका नाम कारगिल वॉर क्यों रखा गया था, क्योंकि ये कंडक्ट हुई थी कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। दुनिया की हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सी है, इट इज द
सियाचिन ग्लेशियर, इसका नाम भी आपने कई बार सुना होगा। ये लोकेटेड है ईस्टर्न कराकोरम रेंज में इन द हिमालयाज और ये दुनिया की हाईएस्ट बैटल फील्ड है। ओके, इंडिया और पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ रहता है कि ये किसके कंट्रोल में रहे और ये इख्तिलाफ सिंस 1984 चला आ रहा है। कौन सा एक माउंटेन रेंज है जो कि क्रिटिकल है फॉर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर इन एशिया? दिस इज द हिमालय। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024? हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स को जारी किया है? द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, इंडिया एक्चुअली टियर 1 में आ चुकी है इन दिस इंडेक्स, इसी वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। याद रखिएगा, इसको रिलीज करते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ओके, तो ये जो अचीवमेंट है ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टुवर्ड्स साइबर सिक्योरिटी और इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स मेजर करता है कि किस तरह से कंट्रीज कमिटेड हैं टू साइबर सिक्योरिटी ऑन अ ग्लोबल लेवल और इससे अवेयरनेस रेज होती है अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस। तो साइबर सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करती हैं और सेक्टर्स भी इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होते हैं इन अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया का जो रोल मॉडलिंग है इन साइबर सिक्योरिटी ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है इसकी लीडरशिप को और एफर्ट्स को कि किस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं एक सेफ डिजिटल स्पेस को एंश्योर करने का ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, तो आपको सिंपली याद रखना है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी बॉडी रिलीज करती है? दिस इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ओके, आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पहला ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट था वो कब रिलीज हुआ है? तो 2014 में। कितने पिलर्स इसमें होते हैं? तो इसमें टोटल 5 तरीके के पिलर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और ITU की बात करें अगर हम, तो ITU को कब फाउंड किया गया था? 1865 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स क्या है ITU का? तो इसका गोल है टू एलोकेट ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम एंड सैटेलाइट ऑर्बिट्स। फाइन, फिर कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर साइबर सिक्योरिटी इन आवर कंट्री? तो दैट इज CERT इन मीन्स इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा एक इंडिया का प्रोजेक्ट है जिसका पर्पज है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटीजन्स की सिक्योरिटी को इंप्रूव करना? दिस इज द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। पर्पज क्या था? इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, कुमार नल्लूर देवी टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? हाल ही में खबरों में रहा कुमार नल्लूर देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, केरला। ठीक है, ये लोकेटेड है कोट्टायम केरला में और फिलहाल ये अंडरगो हो रहा है थ्रू अ रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट, इसी वजह से न्यूज में है। ठीक है, ये जो टेम्पल है कि 10th सेंचुरी का माना गया है कि ये 10th सेंचुरी में बनवाया था एक किंग ने जिनका नाम था चेरमन पेरुमल। ठीक है, और इसमें एक रेयर श्री चक्रा स्टाइल पाया जाता है इसके आर्किटेक्चर में और इसमें बहुत सारे सीन्स डिपिक्टेड हैं फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत। ओके, तो इसका जो पहला रेस्टोरेशन था वो 1997 में हुआ था, जिसके बाद 12 पैनल्स क्रिएट किए गए थे यूजिंग ट्रेडिशनल कलर्स लाइक रेड, येलो, ग्रीन, व्हाइट एंड ब्लैक और यहाँ पे लाइंस के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया था। तो अब ये सेकेंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट हुआ है इस टेम्पल में, इसी वजह से न्यूज में है। ठीक है, कोई भी चीज अगर न्यूज में आती है तो उसकी लोकेशन याद रखना आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो इसकी लोकेशन क्या है? आंसर है केरला। ये केरला के कोट्टायम जगह पे लोकेटेड है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी एक इंपॉर्टेंट डीटी है जिनको यहाँ पे वर्शिप किया जाता है इस टेम्पल में, सो दैट इज द करथयानी देवी। ओके, कौन से इंडियन स्टेट में ये टेम्पल लोकेटेड है? तो हम बात कर चुके हैं, केरला स्टेट में ये लोकेटेड है। फिर अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी डायनेस्टी के किंग थे चेरामन पेरुमल जिन्होंने इस टेम्पल को बनवाया था? सो दिस इज द चेरा डायनेस्टी। ओके, अच्छा, ऐसा श्री चक्रा आर्किटेक्चर आपको और एक किस इंडिया की कल्चरल हेरिटेज साइट से मिलता है? दिस इज द कामाख्या टेम्पल ऑफ असम। यहाँ वहां पे भी आप ऐसा ही श्री चक्रा का एक आर्किटेक्चर देखेंगे। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, recently Odisha's first artificial reef is deployed in which lake to restore aquatic ecosystem? हाल ही में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए ओडिशा की पहली कृत्रिम चट्टान किस झील में तैनात की गई है? द करेक्ट आंसर हियर इज चिल्का लेक। ओके, ओडिशा ने लॉन्च किया अपना पहला आर्टिफिशियल रीफ इन चिल्का लेक, जिससे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम को यहाँ पे रिस्टोर किया जा सके। जो आर्टिफिशियल रीफ्स होते हैं बेसिकली एक तरह के सबमर्ज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हैबिटेट क्रिएट करते हैं फॉर रीफ ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फिश, प्रॉन्स एंड क्रैब्स। ठीक है, ऑल्दो ये
पूरे तरीके से रेप्लिकेट नहीं करता नेचुरल कोरल रीफ के फंक्शन को, जैसे कि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाता, कार्बन साइकिल का रेगुलेशन नहीं हो पाता, फिर भी एक तरह का इंपॉर्टेंट शेल्टर और साबित होता है, और साथ ही एक रिप्रोडक्शन स्पेस भी साबित होता है। तो ये जो रीफ्स हैं ये बेसिकली हेल्प करते हैं टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग सी वेव्स, जिससे कि जो सी वीड का ग्रोथ है इनसाइड वो प्रमोट होता है, सी ग्रासेस बढ़ते हैं और मरीन प्लांट्स भी बढ़ते हैं जो कि फूड की तरह सर्व करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो कुछ आर्टिफिशियल रीफ्स ऐसे हैं जो कि प्री एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स को यूज करके बनाया जाता है, लाइक शिपरेक्स हो गए, और इसके अलावा और भी प्री एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इनसाइड सी ऑलरेडी मौजूद होते हैं, उन पर फिर आर्टिफिशियल रीफ को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो ओडिशा का पहला आर्टिफिशियल रीफ डिप्लॉय किया गया है इन द चिल्का लेक टू रेस्टोर एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब क्योंकि चिल्का लेक न्यूज में आ गई है तो आपको इसकी लोकेशन जरूर याद रखनी है। चिल्का लेक इज लोकेटेड इन ओडिशा स्टेट। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसके रिगार्डिंग? सबसे पहला, चिल्का लेक को इंक्लूड किया गया था रामसर कन्वेंशन के अंदर 1981 में। ठीक है, याद रखिएगा ये एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है और ये लेक सपोर्ट करती है रिच बायोडाइवर्सिटी को, इंक्लूडिंग वेरियस टाइप ऑफ इंडेंजर्ड स्पेशीज। फाइन, चिल्का बहुत इंपॉर्टेंट है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी। आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरह के ब्रैकिश वाटर सिस्टम को चिल्का लेक क्लासिफाई करती है, क्लासिफाइड एज, तो दिस इज द लगून। ओके, Now moving to last question. Chamran-1 satellite recently seen in the news is launched by which country? हाल ही में खबरों में है रहा चमरान-1 उपग्रह किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? ये सैटेलाइट है ईरान कंट्री का। ईरान कंट्री ने हाल ही में लॉन्च कर दिया है अपना ये सैटेलाइट स्पेस के अंदर। इस सैटेलाइट को डेवलप किया है ईरानियन इंजीनियर्स ने इन कोलैबोरेशन विथ द प्राइवेट फर्म्स। ठीक है, और डिफेंस सब्सिडरीज भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इसको प्लेस किया गया है 550 किलोमीटर्स अबव अर्थ यूजिंग, याद रखिएगा, यूजिंग द गैम 100 स्पेस लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो गैम 100 बेसिकली ईरान का फर्स्ट 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट है और इसको बनाया था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने, IRGC ने। ठीक है, तो चमरान-1 का वेट है लगभग 60 किलोग्राम और प्राइमरीली ये टेस्ट करता है ऑर्बिटल मैनूवर टेक्नोलॉजी को। तो ये एग्जामिन करता है गोल्ड गैस प्रोपल्शन सबसिस्टम को, इवेल्युएट होते हैं इसे नेविगेशन एंड एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम इन स्पेस। फाइन, तो याद रखिएगा चमरान-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया है हाल ही में ईरान कंट्री ने। आइए कुछ सैटेलाइट देखते हैं। कौन सी कंट्री है जिसने लॉन्च किया था दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट और इसका नाम क्या था? तो सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 1957 में, और इसका नाम इन्होंने रखा था स्पुतनिक 1। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन क्या है हबल स्पेस टेलीस्कोप का? हबल स्पेस टेलीस्कोप फ्रिक्वेंटली न्यूज में रहता है और प्राइमरी इसका फंक्शन है टू ऑब्जर्व एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स एंड कैप्चर स्पेस इमेजरी। ठीक है, ये जो टेलीस्कोप है ये अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता है एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, कौन सा एक सैटेलाइट सिस्टम है जो कि ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू सिविलियन एंड मिलिट्री यूजर्स वर्ल्ड वाइड? दिस इज GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। फाइन, कौन सा स्पेस लॉन्च व्हीकल है जिसने सक्सेसफुली ह्यूमंस को कैरी किया था टू द मून ड्यूरिंग द अपोलो मिशन? दिस इज सैटर्न 5। कौन सा नाम है इसरो के मोस्ट रिलायबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का? इट इज द PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फाइन, कौन से रॉकेट के पास रिकॉर्ड है फॉर रीचिंग द हाईएस्ट स्पीड अचीव्ड बाय स्पेसक्राफ्ट? दिस इज पार्कर सोलर प्रोब। इसको 2018 में लॉन्च किया गया था, अगर आपको याद हो तो। इसको डिजाइन इस तरह से किया गया है ताकि सन के आउटर कोरोना को स्टडी किया जा सके, और इसकी स्पीड बहुत जबरदस्त थी, लगभग 7 लाख किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से इसकी स्पीड रखी गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा चमरान-1 सैटेलाइट किस कंट्री का है? ईरान कंट्री का। ओके, तो इसी के साथ हमारे जो आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो कवर हो चुके हैं और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन वाले पैटर्न की तरफ, जिसमें डेली हम 3 किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स कौन कौन से रहने वाले हैं? सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ कुछ देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करेंगे और फिर लास्ट में हम बिजनेस इकोनॉमी रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कुछ नेशनल करंट अफेयर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस पीछे 6 से 8 महीने के हैं और ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों रखे गए हैं? ताकि आपका प्रॉपर रिवीजन हो सके। कोई भी अगर यहाँ पे इन क्वेश्चंस को डिटेल फॉर्मेट में पढ़ना चाहता है तो वो हमारे पुराने लेक्चर्स को रेफर कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, Recently, the Central Railway has inaugurated its first ever floating solar plant with a 10 megawatt capacity in which lake of India? This is Igatpuri Lake.
Which state government has recently decided to scrap the 2-child norm for contesting the local body elections? ये डिसीजन लिया था आंध्र प्रदेश ने. Recently, which state has set a record by generating 1 crore tokens through the आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID? ये रिकॉर्ड जनरेट किया था यूपी ने. Recently, who has been appointed as the leader of the house in the Rajya Sabha? Leader of the house बने थे राज्यसभा में JP Nadda. Recently, the Union Minister of Port, Shipping and Waterways laid the foundation stone for the State of the Arts Ayush Diksha Center in which city? ये सेंटर स्टैब्लिश किया गया था भुवनेश्वर में. Recently, which state became the first state in India to declare man-animal conflict a state-specific disaster? Answer है Kerala. Bureau of Police Research and Development that was recently making news comes under which ministry? ये body work करती है under Ministry of Home Affairs. ठीक है. Second position पे देखते हैं कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स. पहला क्वेश्चन है PM सूरज पोर्टल इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? इस पोर्टल को इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ तेलंगाना's गृह ज्योति स्कीम विच वाज सीन इन द न्यूज? सबसे पहले याद रखिएगा कि गृह ज्योति स्कीम तेलंगाना की है. पर्पस क्या है? 200 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना. ठीक है. राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच मिनिस्ट्री? ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की. What is the new name of the food security scheme in Rajasthan, previously known as इंदिरा रसोई योजना? नई स्कीम कौन सी है राजस्थान में जिसने रिप्लेस किया है इंदिरा रसोई योजना को? दिस इज श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना. ओके. Which one of the following best describes about recently launched सारथी पोर्टल? आंसर हो जाएगा a helpline to resolve crop insurance related grievance. ओके. ये बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. वन स्टॉप सेंटर स्कीम इज फॉर्मुलेटेड बाय विच मिनिस्ट्री? ये स्कीम फॉर्मुलेट करी थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने. और लास्ट क्वेश्चन है नियाद नल्लनार स्कीम इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? ये स्कीम है छत्तीसगढ़ स्टेट की. अच्छा, यहाँ पे हमने जो PM सूरज पोर्टल की बात की थी इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण. ओके. और ये रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से. थर्ड पोजीशन पे हम देखेंगे कुछ बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग के करंट अफेयर्स. What is the primary objective of CDP सुरक्षा प्लेटफॉर्म recently seen in the news? इस प्लेटफॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? To disburse the subsidies to the horticulture farmers. Which company has recently launched Health Sathi plan? ये प्लान लॉन्च किया था पेटीएम ने. How much funding has been allocated for the India AI mission for 2024 to 25 by the Ministry of Electronics and IT? कितनी फंडिंग एलोकेट की गई है इस मिशन के लिए? आंसर इज 551 crore rupees. Ethanol 100 fuel recently launched by Petroleum Ministry is currently accessible in how many states? ये accessible है total 5 states में. According to World Bank, what is the projected economic growth of India for financial year 25? Answer is 6.6%. Which bank has recently launched the Nari Shakti Savings Account? ये launch किया है Bank of India ने. Common Services Centers is an initiative of which ministry? ये है initiative Ministry of Electronics and IT का. ठीक है. तो आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जा रहे होंगे. चलिए लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क दे देती हूँ डिफेंस करंट अफेयर्स से रिलेटेड. और यहाँ पे आप स्क्रीन पे 7 क्वेश्चंस देख सकते हैं. ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं. अगर आपने सेशन को अच्छे तरीके से देखा है, उसको अच्छे तरीके से समझा है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से आंसर कर सकते हैं. ज़रूर सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा और इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा. जो भी आपको आता है आंसर आप कॉमेंट में लिख सकते हैं. आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स. ओके. एंड नाउ बिफोर वाइंडिंग अप द सेशन लेट मी अगेन रिमाइंड यू कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन द GK टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन. तो आप में से अगर कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस. ओके. कल फिर मिलते हैं कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे. विद दिस मी नुज़हत सना साइनिंग ऑफ.